पानी से वायु सारा शहर बस गया तो जिससे गधेरे थे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र सूर्य रावत और आप सभी का स्वागत है मेरे आज के न्यू ब्लॉग में। और दोस्तों, आज के न्यू ब्लॉग में मैं आपको दिखाने वाला हूं जोशीमठ के पहाड़ों की दुर्दशा, यानी कि जोशीमठ में जो हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए था, वो मैं आपको आज दिखाने वाला हूं। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि मैं आज आपको जोशीमठ के पहाड़ों की दुर्दशा दिखाऊँ, जोशीमठ की जो लाइव टेलीकास्ट है, जो स्थिति है वो आपको दिखाऊं, जो स्थिति है उसको आपके सामने स्पष्ट करूं, उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो चीज़ हमारे धर्म ग्रंथों में पहले ही लिखी गई थी, हमारे वेद पुराणों में पहले ही लिखी गई थी, महापुरुषों ने अपनी रचनाओं में पहले ही लिख दी थी, कविताओं में पहले ही लिख दी थी, वो चीज़ लगातार लगभग धीरे धीरे होती जा रही हैं और सच हो रही हैं। तो जोशीमठ के पहाड़ों के बारे में भी पहले किसी कवि ने यह रचना कर दी थी कि जोशीमठ की पहाड़ों की क्या स्थिति होने वाली है, और वही स्थिति अब हम लोगों को धीरे धीरे देखने को मिल रही है। तो जो कलयुग के बारे में लिखा गया था वही सब कुछ हो रहा है, और जोशीमठ के पहाड़ों के बारे में भी वही हो रहा है जो पहले लिखा गया था। तो मैं आपको बता दूं, शिव प्रसाद जोशी जी एक कवि हैं जिन्होंने जोशीमठ के पहाड़ों के बारे में पहले ही लिख दिया था। तो शिव प्रसाद जोशी जी जिन्होंने जोशीमठ के पहाड़ों के बारे में लिखा है, उन्होंने क्या लिखा है मैं आपको बताता हूँ। तो उन्होंने लिखा है कि नीति और माणा के पहाड़ आपस में चिपक जाएंगे, नीति और माणा के पहाड़ आपस में चिपक जाएंगे, अलकनंदा नदी गुम हो जाएगी और जो बर्फ़ है वो उड़ जाएगी। अचानक हड़बड़ाकर सुंदरी उठेगी और साधु का ध्यान भंग हो जाएगा और सहसा हाथी उठकर अपने रास्ते चल देगा। ऐसी कुछ कविता शिव प्रसाद जोशी जी ने लिखी थी। और आज मैं आपको दिखाता हूँ कि जोशीमठ के जो पहाड़ हैं उनकी क्या दुर्दशा हो रही है, उनकी क्या स्थिति है। वहाँ बिल्कुल बड़ी बड़ी दरारें पड़ चुकी हैं। वहाँ पर ऐसा हाल हो चुका है जैसे कि बहुत ज़्यादा, जैसे कि 10 से 12 तीव्रता का भूकंप आया हो, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्थिति ख़राब है, लोगों के घर बिल्कुल टूट रहे हैं, उनके घरों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ चुकी हैं, बड़े बड़े होल हो चुके हैं और ज़मीन खिसक रही है वहाँ पे। तो वहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा खौफ में हैं। और वहाँ पर अभी अभी जो सीएम धामी जी हैं, हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, उन्होंने भी वहाँ पर निरीक्षण कर लिया है और बड़े बड़े अधिकारी भी वहाँ पहुँच चुके हैं। तो उन लोगों ने वहाँ का जायज़ा ले लिया है और वहाँ पर जो स्थिति वहाँ के लोगों की है वो देखने लायक है और बहुत ही दयनीय स्थिति में है लोग। और लोगों के अंदर इतना खौफ है कि लोग अपने घर के अंदर नहीं सो रहे हैं। अपना बड़ा घर होने के बावजूद भी लोग टेंट लगाकर वहाँ पर सो रहे हैं। तो बाहर जो आजकल के कड़ाके की ठंड है और जोशीमठ में क्या हाल है, तो ठंड में तो आप समझ सकते हैं कि लोग बाहर कैसे रह रहे होंगे। तो लोग अपने घरों के अंदर रहने से डर रहे हैं। तो चलो आपको दिखाते हैं कि जोशीमठ में क्या स्थिति है और जोशीमठ के पहाड़ों की क्या स्थिति है और वहाँ पर लोगों की क्या स्थिति है। जोशीमठ में हुए भूधसाव के लिए प्रारंभिक जांच में जमीन के नीचे जमा हुए पानी के रिसाव को ही कारण माना जा रहा है। हालांकि पानी का यह रिसाव अब भी शासन प्रशासन और वैज्ञानिकों के लिए अबूझ पहेली बना हुआ है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी यानी कि NIH रुड़की के वैज्ञानिकों की टीम ने इस पानी के नमूने भी लिए हैं, जिन्हें जांच के लिए लैब भेजा गया है। जोशीमठ में असुरक्षित भवनों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मंगलवार को 45 भवन और चिन्हित किए गए। इस तरह से अब तक कुल 723 भवन चिन्हित किए जा चुके हैं। इनमें से 86 भवनों को पूरी तरह से असुरक्षित घोषित कर लाल निशान लगा दिए गए हैं। जल्द ही इन भवनों को ढहाने की कार्रवाई शुरू होगी। जिला प्रशासन की ओर से अब तक 462 परिवारों को अस्थायी रूप से विस्थापित किया जा चुका है। मंगलवार को 381 लोगों को उनके घरों से सुरक्षित ठिकानों पर शिफ्ट किया गया है, जबकि इससे पहले 81 परिवारों को शिफ्ट किया गया था। प्रशासन की ओर से अब तक विभिन्न संस्थाओं भवनों में कुल 344 कमरों का अधिग्रहण किया गया है। इनमें 1425 लोगों को ठहराने की व्यवस्था की गई है। भूधसाव से असुरक्षित क्षेत्र में प्रशासन की ओर से ऊर्जा निगम की बिजली लाइनें हटाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत मंगलवार को 20 असुरक्षित भवनों के कनेक्शन काट दिए गए हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 7 जनवरी 2023 यानी कि बीते शनिवार के दोपहर में जोशीमठ पहुंचे। मुख्यमंत्री ने नरसिंह मंदिर और मारवाड़ी इलाके का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात भी की। जोशीमठ में भूधसाव के चलते 600 परिवारों के अस्तित्व पर संकट बना हुआ है। लोगों को रेस्क्यू करने के लिए कई तरीके अपनाए जा रहे हैं। एयरलिफ्ट करने की योजना भी लागू की जा सकती है। शुक्रवार को लोगों को एयरलिफ्ट और रेस्क्यू करने के अभियान के आदेश के बाद शनिवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया।
मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने के लिए कहा है और जरूरत पड़ने पर एयरलिफ्ट करने के आदेश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री धामी ने आज नरसिंह मंदिर और मारवाड़ी इलाके का दौरा किया। मुख्यमंत्री ने प्रभावित परिवारों से मुलाकात भी की। उन्होंने सरकार द्वारा हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री ने सभी को सुरक्षित स्थानों पर रेस्क्यू करके पहुंचाने के आदेश भी दिए हैं। रेस्क्यू अभियान शनिवार शाम से ही व्यापक स्तर पर चलाया जाना था। अधिकारियों के अनुसार अब तक 100 से अधिक परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। मुख्यमंत्री धामी ने जोशीमठ में स्थितियों पर लगातार नजर रखने के लिए कैंपिंग कर रहे गढ़वाल रेंज के आयुक्त और अन्य अधिकारियों से मिलकर स्थिति की समीक्षा भी की। मुख्यमंत्री ने रेस्क्यू ऑपरेशन को बढ़ाने के आदेश भी दिए हैं। साथ ही साथ लोगों को एयरलिफ्ट करने के लिए हेलीकॉप्टर की संख्या बढ़ाने का निर्देश भी दिया है। जोशीमठ में भू धसाव के चलते 600 से अधिक परिवारों के जान जीवन पर संकट मंडरा रहा है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पुनर्वासित करने की कवायद तेज हो गई है। दीवारों में दरार से कई घर और मंदिर ढह चुके हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जोशीमठ में कोई भी घर नहीं टूटेगा। सिर्फ 2 होटलों के ध्वस्तीकरण करने का जनहित में निर्णय लिया गया है। सरकार पीड़ितों के साथ खड़ी है। उन्होंने प्रभावितों को फौरी तौर पर सहायता के लिए 1.5 लाख रुपए सहायता बांटने के भी निर्देश दिए हैं। भू धसाव के चलते जोशीमठ में 723 से ज्यादा घरों में दरारें आ चुकी हैं। इनमें से 131 परिवारों को जिला प्रशासन राहत कैंपों में शिफ्ट कर दिया गया है। दरारग्रस्त भवनों के ध्वस्तीकरण को लेकर प्रभावितों लोगों में असमंजस को लेकर मुख्यमंत्री धामी ने स्थिति साफ की है। बुधवार को उन्होंने कहा कि जोशीमठ में कोई भी घर नहीं टूटेगा। लोगों को संयम बरतने की अपील भी की है। मुख्यमंत्री सीएम धामी ने कहा कि जिन 2 क्षतिग्रस्त होटलों से काफी घरों को खतरा पैदा हो रहा है, सिर्फ उन्हीं को तोड़ने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि भू धसाव से प्रभावित परिवारों के जान माल को लेकर सरकार काफी गंभीर है। प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए सरकार ने तात्कालिक रूप से 1.5 लाख की अंतरिम सहायता देने जा रही है। जल्द ही सभी प्रभावित परिवारों व हितधारकों से सुझाव लेकर बाजार दर पर उनका मुआवजा देना सुनिश्चित किया जाएगा। कहा कि इस संकट की घड़ी में सरकार समस्त जोशीमठ वासियों के साथ पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ खड़ी है। लोगों को भरोसा दिलाया कि पीड़ितों की हर संभव मदद सरकार की ओर से की जाएगी। मुख्यमंत्री धामी जोशीमठ आपदा प्रभावितों के बीच फिर पहुंच गए हैं। बुधवार यानी कि आज उन्हें हल्द्वानी और खटीमा में 2 कार्यक्रमों में हिस्सा लेना था, लेकिन मौसम की खराबी के चलते उनका हेलीकॉप्टर जीटीसी से वहां के लिए उड़ान नहीं भर पाया। इसके बाद अपराह करीब 4:15 बजे सीएम हेलीकॉप्टर से जोशीमठ के लिए रवाना हो गए हैं। हालांकि इस दौरान भी मौसम का मिजाज सही नहीं था। धामी रात में जोशीमठ में रहेंगे और प्रभावित लोगों की समस्याएं सुनने के बाद ही अफसरों के संग मीटिंग में भाग लेंगे। आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव रंजीत सिन्हा ने बताया कि सरकार की ओर से फौरी तौर पर दी जा रही 1.5 लाख रुपए की राशि में से 1 लाख रुपए बाद में मिलने वाली मुआवजे वाली राशि में समायोजित की जाएगी, जबकि 50,000 रुपए की राशि सामान शिफ्टिंग आदि के कार्यों के लिए दी जा रही है। इस राशि का बाद में समायोजन नहीं किया जाएगा। यह एक तरह से अतिरिक्त राशि दी जा रही है। जोशीमठ के बाद अब मसूरी के लंडौर बाजार में भी भू धसाव देखने को मिला है। घरों दुकानों में दरारों को देखकर लोग परेशान हो गए हैं। जोशीमठ के बाद सड़कों पर दरारें देख स्थानीय लोगों की चिंता भी बढ़ गई है। प्रशासन ने फैसला लिया कि मसूरी के लंडौर बाजार में भू धसाव की जांच कराई जाएगी। एसडीएम शैलेंद्र नेगी यहां पहुंचे और निरीक्षण कर वैज्ञानिकों एवं इंजीनियरों से जांच कराए जाने और कारणों का पता लगाने की बात भी कही। उन्होंने ट्रीटमेंट कराने का आश्वासन भी दिया है। आखिर जोशीमठ धंस क्यों रहा है, चलो इसका कारण बताते हैं। तपोवन विष्णुघाट परियोजना की टनल जोशीमठ के नीचे करीब 1 किलोमीटर गहराई में गुजर रही है। इस परियोजना की टनल बोरिंग मशीन की वजह से पानी का रिसाव बढ़ रहा है, जो कि भविष्य का खतरनाक संकेत भी है। जोशीमठ के धंसने का दूसरा बड़ा कारण माना जा रहा है कि जोशीमठ में ड्रेनेज और सीवेज व्यवस्था सही नहीं है। माना जा रहा है कि जोशीमठ के नीचे अलकनंदा में कटाव के साथ ही सीवेज और ड्रेनेज की व्यवस्था न होने से
पानी जमीन में समा रहा है, इससे जमीन और अधिक धंस रही है। तो दोस्तों ये थी जोशीमठ के पहाड़ों की स्थिति, जोशीमठ क्षेत्र की स्थिति और जोशीमठ में रहने वाले लोगों की स्थिति। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा कि जो हो रहा है वह क्यों हो रहा है। और दोस्तों बहुत सारे लोग ईश्वर को नहीं मानते हैं, प्रकृति को नहीं मानते हैं, लेकिन मैं खुद साइंस का स्टूडेंट रह चुका हूँ, खुद साइंस का स्टूडेंट हूँ, बायोलॉजी का स्टूडेंट हूँ। और बायोलॉजी में जहाँ पर जीवन की प्रक्रिया शुरू होती है, जहाँ से जीवन की शुरुआत होती है और जहाँ पर जीवन के लिए स्टेप शुरू होता है, उससे पहले कि कोई भी व्याख्या नहीं की गई है वह स्टेप क्यों शुरू होता है, जीवन का लाइफ की जो प्रोसेस होती है वो क्यों शुरू होती है, उसको शुरू करने वाला कौन होता है, इसके बारे में कहीं भी बायोलॉजी में नहीं लिखा गया है। तो दोस्तों मैं मानता हूँ कि ईश्वर जरूर है और बायोलॉजी में जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई है मैं आपको बता नहीं सकता है, क्योंकि इतनी बड़ी प्रक्रिया समझा नहीं सकता। लेकिन बायोलॉजी में कहीं भी ईश्वर के लिए जगह नहीं है। लेकिन मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं प्रकृति है और प्रकृति की जो चीज़ें दुनिया में हो रही है वो प्री प्लानिंग के तहत होती है, यानी कि जो योजनागत होती हैं, यानी कि जो योजना होती है उसी के तहत होती रहती है। तो उम्मीद है आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा कि जैसे कि जोशीमठ के पहाड़ों के बारे में पहले ही लिखा गया था, तो वो आज की डेट में हो भी रहा है। और जैसे कि बहुत सारी चीज़ें दुनिया में हो चुकी हैं, उनके बारे में भी पहले ही रचना की गई थी और वो चीज़ें हुई भी है। तो करते हैं आज के ब्लॉग को यहीं पर समाप्त और उम्मीद है आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कर लीजिएगा, लाइक कमेंट जरूर कर लीजिएगा और अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो करते हैं आज के ब्लॉग को यहीं पर समाप्त, आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त और मिलते हैं आपको जल्दी नई वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, गुड बाय।